हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। ऐसी बातें तो मैं रोज ही बोलता हूं अपनी हर वीडियो से पहले, और सभी स्टूडेंट्स जो हमारी अलग अलग सब्जेक्ट की सीरीज देख रहे हैं, मैं उनको नोटिस कराने के लिए ऐसा बोलने की कोशिश करता हूं कि आज की जो हमारी वीडियो है वो किस क्लास से संबंधित है और किस सब्जेक्ट से संबंधित है। आज की वीडियो मेरी क्लास 12th स्टूडेंट के लिए है, और वो स्टूडेंट जो कॉमर्स एक्सट्रीम से रिलेटेड करते हैं या रिलेट करते हैं उनके लिए है, जिनके पास कॉमर्स है। और ये जो टॉपिक है ये बैंकिंग सब्जेक्ट से लिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब से पहले मेरे द्वारा एक वीडियो अपलोड की गई थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में बैंकों के असफल होने के क्या क्या कारण थे। ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से भारत में बैंकिंग व्यवस्था धीरे धीरे असफल होती नजर आ रही थी। वो कमियां मैंने आपको बताई, लगभग 13 या 14 हेडिंग में उन कमियों को मैंने आप लोगों से साझा किया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो उन कमियों को दूर करने के लिए है कि ऐसे कौन कौन से हम लोग काम करें जिससे बैंकिंग व्यवस्था हमारी सही पटरी पर आ जाए, या बैंकिंग व्यवस्था में जो बैंकों को नुकसान हो रहा है या जो बैंक असफल हो रहे हैं, जो बैंक की शाखा ज्यादा फायदे में नहीं हो रही है, लगातार नुकसान में जा रही है, उस टर्म की ओर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव। वैसे बैंकिंग व्यवस्था आज के समय में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही है। आजकल लोगों को बैंक की शाखा में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल ई बैंकिंग का जमाना है। लोग अपने मोबाइल में ही अपने बैंक को लेकर घूमते हैं। उनको अगर कहीं पेमेंट करनी होती है तो वो एक क्लिक पर ही पेमेंट कर देते हैं। कहीं दूर पेमेंट भेजनी है, पैसे भेजने हैं, तो उस कार्य को भी वो अपने मोबाइल से ही फिनिश कर लेते हैं। बैंकों की शाखाओं में जाना लोगों का कम हो गया है। क्यों? क्योंकि बैंकों ने अपने आप को उस स्थिति के लिए विकसित कर लिया। डिजिटल जमाना है। उस कार्य को विकसित करने के लिए और लोगों में भी जागरूकता पैदा हुई। लेकिन ये बात मैं उस समय की कर रहा हूं जब कोई बैंक असफल हो जाता है। तो किसी बैंक के असफल ना होने के लिए कि बैंक असफल ना हो, तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से सुझाव हैं। तो आज की जो हेडिंग है, मैंने बताया आपको, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव, अर्थात सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल वाली वीडियो में मैंने आपको जो कमियां बताई थी कि इन कमियों की वजह से बैंक की जो शाखा विशेष है वो असफल हो जाती है, या पूरा बैंक ही असफल हो जाता है। यदि उन कमियों को दूर कर दिया जाए तो बैंक असफल नहीं होंगे। तो यहां जो पहली हेडिंग है वो है बैंकों के नियमित विकास के द्वारा। नियमित विकास के द्वारा अर्थात हम लोग उनका विकास संतुलित अवस्था में कर सकते हैं। समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कल आपको बताया था कि कुछ बैंक क्या करते हैं कि अपनी शाखाएं ऐसे स्थान पर स्थापित कर देते हैं जहां पहले से ही कुछ बैंक अवेलेबल हैं। यदि किसी जगह पर पहले से ही 10 बैंक हैं, कोई बैंक जाके अपनी शाखा एक और वहां पे स्थापित कर देगा तो क्या होगा? ज्यादा फायदा नहीं होगा। कस्टमर पहले से ही डिवाइड होते हैं वहां पे। तो ज्यादा शाखाओं के कारण उनके बीच में एक प्रकार का कंपटीशन पैदा हो जाता है, प्रतिस्पर्धा तैयार हो जाती है। उस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जहां बैंक पहले से ही अवेलेबल है, शाखाएं बहुत सारी हैं, वहां जाकर अपना बैंक क्यों स्थापित करें? तो इन बैंकों को अपने शाखा विशेष को ऐसे स्थान पर स्थापित करना चाहिए जहां बैंकों की शाखाएं कम है, या जिन स्थानों पर बैंक की शाखा है ही नहीं। तो ऐसे स्थानों पर बैंक की शाखा स्थापित करने से बैंक को लगातार फायदा होगा। और जो लोग बैंकिंग व्यवस्था से अछूते हैं
जिनका अकाउंट नहीं है या जो बैंकिंग व्यवस्था से परिचित ही नहीं है, बैंकों के खुलने से वो उन सब व्यवस्थाओं से परिचित हो जाएंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बैंकों की शाखाओं की जो स्थापना है वो नियमित रूप से होनी चाहिए, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हो, चाहे अर्ध शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो। बैंकों की शाखाओं का जो स्थापना जो नियम है, जो नीति है, वो नियमित और संतुलित रूप में होनी चाहिए। इसके लिए लगभग 1977 ईस्वी में आरबीआई ने एक नीति चलाई थी, शाखा विस्तार नीति। शाखा विस्तार नीति का भी उपयोग किया था, जिससे बैंकों की शाखाएं नियमित रूप से स्थापित हो सके। इसके लिए एसबीआई बैंक के बारे में बात होती है कि एसबीआई बैंक ने इस क्षेत्र में काफी सारे प्रयास किए हैं और वो प्रयास उनके सफल भी हुए हैं। आजकल सभी बैंक लगातार अपनी शाखाओं का नियमित रूप से स्थापित कर रहे हैं, उनकी स्थापना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी शाखा विशेष की स्थापना नियमित रूप से होगी तो बैंकों को नुकसान नहीं होगा, वो बैंक असफल नहीं होंगे। अगली हेडिंग के बारे में बात करते हैं, जनता में बचत को प्रोत्साहन। ऐसी अवेयरनेस पैदा करनी है, लोगों में ऐसा उत्साह पैदा करना है, लोगों को प्रोत्साहन देना है कि वो अपनी इनकम में से, वो अपनी कमाई में से कुछ सेविंग करें, खर्च ना करें, और जो उनके द्वारा की गई सेविंग है उन सेविंग्स को वो आकर बैंक में जमा करें, अपना अकाउंट खुलवाएं और बैंकों में आकर वो जमा कराएं। मतलब लोगों में बचत की भावना को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, इस हेडिंग में है कि या तो लोगों को इंटरेस्ट रेट, ज्यादा इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया जाए कि यदि आप हमारे बैंक में अपना अकाउंट खोलेंगे तो हम आपको इतने % ब्याज देंगे, और लोगों के अंदर एक प्रकार का विश्वास जगाना होगा कि आपका जो पैसा है, आपकी जो बचत है, वो हमारे शाखा विशेष में, हमारे बैंक में सुरक्षित है। लोगों का विश्वास सबसे पहला कदम है। लोगों में यदि बैंकिंग व्यवस्था के प्रति विश्वास है तो वो अपनी बचत को, अपनी सेविंग को जल्दी जल्दी बैंकों में जमा करेंगे। इसके लिए अगली हेडिंग है हमारी, बैंकों की विदेश नीति में सुधार। विदेश नीति में सुधार, विदेश नीति से संबंधित क्या है कि बहुत सारे बैंक अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज की बात को कहां पे विनियोग करना है, मतलब कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसे इंग्लिश में तरलता कहते हैं। अगर पैसा हमने कहीं लगाया तो क्या हम उस पैसे को प्राप्त तुरंत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लिक्विडिटी है कि नहीं है, और उसकी उत्पादकता है कि नहीं है। उत्पादकता मतलब जो पैसा हम लोग लगा रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, कितना रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है, हमारे पास पैसा कितना वापस आ रहा है। 100 रुपए हमने लगाए हैं तो क्या वो बेकार तो नहीं चले गए। किसी विशेष रूप से हम लोग जो पैसा किसी विशेष कार्य में लगा रहे हैं तो क्या हमारा वहां नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। इस प्रकार की बातों का कुछ ज्यादा ध्यान रखेंगे। इन पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंकों को अपना इन्वेस्टमेंट, यहां पे लिख सकते हैं, बैंकों को अपना इन्वेस्टमेंट सरकारी प्रतिभूतियों में और ऋण पत्रों में लगाना चाहिए, जिसके द्वारा उनके अमाउंट की, उनके इन्वेस्टमेंट की तरलता और उत्पादकता बनी रहे। अगली जो हेडिंग है वो है बैंकों की ऋण नीति में सुधार। ऐसे सुधार की आवश्यकता है जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देता है, ऋण देता है, तो बैंकों को उस व्यक्ति की शाख से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करा लेनी चाहिए। पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वो लोन दे रहे हैं उस व्यक्ति की शाख कैसी है, उस व्यक्ति की इनकम कैसी है। अचल संपत्ति पर लोन देने से बचना चाहिए।
अचल संपत्ति पर लोन देने से बचना चाहिए और किसी भी शाखा विशेष को, बैंक की किसी भी शाखा विशेष को अपनी अधिकतम सीमा से ज्यादा लोन नहीं देना चाहिए। जितनी सीमा निर्धारित है उससे ज्यादा लोन नहीं देना चाहिए। इस विषय में भी अगर आप लोग कुछ नोट करना चाहते हैं तो यहां नोट कर सकते हैं आसानी से। इस प्रकार की जो हेडिंग है, अगर कोई व्यक्ति अपरिचित है, अपरिचित को आप लोग उसकी शाखा विशेष, उसकी शाख के द्वारा भी उसको लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, एक बड़ी अमाउंट उसको दे रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग उसके लिए किसी सिक्योरिटी का, किसी गारंटर, मतलब ऐसा व्यक्ति जो उसकी गारंटी लेगा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी हम लोगों को लोन प्रोवाइड करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि बैंक जो लोन देते हैं, लोन देने के नियम कानून ऐसे होने चाहिए कि उनके द्वारा जो लोन दिया गया है वो पैसा बेकार ना हो जाए, वो पैसा मर ना जाए, वो बैड डेट ना हो जाए। उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग भली भांति अपनी कॉपी में नोट करते रहे मेरे द्वारा जो बात बताई जा रही है। तो ये जो हेडिंग है हमारी, ये तो चारों हेडिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगली जो हमारी लगभग 4 हेडिंग है, मैं कुछ भागों में विभाजित करके इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगली जो हेडिंग है वो है बैंकों का एकीकरण और सामंजस्य करना। सामंजस्य यहां पे हम लोग कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जैसे 10 लोग हैं किसी टीम में और उनको एक काम सौंप दिया गया कि इन 10 लोगों को ये कार्य करना है, तो वो 10 लोग आपस में कोऑर्डिनेशन बना के, एक दूसरे से सामंजस्य बना के कार्य करेंगे। उन 10 लोगों में से यदि 3 लोगों ने या 4 लोगों ने अपनी इच्छा से काम करना शुरू कर दिया तो वो कार्य पूरा नहीं होगा। सामंजस्य, ऐसे देसी बैंकर्स या कुछ कम स्थिति वाली कुछ ऐसी संस्थाएं जिनके पास अमाउंट कम है या उनकी स्थिति थोड़ा कमजोर है, उन सभी संस्थाओं को बैंकों से के साथ सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए और सभी बैंकों की जो शाखाएं हैं वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बना के रखें। अगर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा तो कार्य को करने में आसानी रहेगी। मैंने एग्जांपल बताया, एक टीम में 10 लोगों के कार्य करने का, तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो आवश्यक है, ये सजेशन है बैंकों के लिए कि यदि बैंकों को असफल होने से बचना है तो उनके लिए बैंकों का एकीकरण और प्लस उनके बीच में सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन बैठाने की जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। अगली जो हेडिंग है बैंकिंग प्रबंधन में सुधार करना। प्रबंधन का मतलब यहां पे हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट। काम करने के तरीके को मैनेजमेंट कहते हैं। काम होगा कैसे, उसका तरीका क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है। तो बैंकों में जो संचालक होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बैंकों में कठोर नियम कानून बनाकर रखे। वो समय समय पर अपनी शाखा विशेष के सभी कार्यों का निरीक्षण करें, सभी कार्यों को ध्यान में रखते हुए हर काम को, हर डॉक्यूमेंट को भली भांति जांच परखते रहें और अपने यहां अच्छे से अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति करें। कर्मचारी ऐसे होने चाहिए जिन्हें पहले अच्छी तरीके से प्रशिक्षण दिया गया हो, ट्रेनिंग दी गई हो। अच्छे ट्रेनिंग वाले जो कर्मचारी यदि बैंकों में आते हैं तो बैंकिंग शाखा विशेष का विकास धीरे धीरे हो जाता है। और सभी कर्मचारियों को यह आदेश देना चाहिए कि जो ग्राहक है वो सर्वोपरि है। इस तरह की भावना सभी कर्मचारियों में होनी चाहिए। तो संभव है कि यदि बैंकिंग प्रबंधन में सुधार हो जाएगा तो किसी शाखा विशेष का या किसी बैंकिंग विशेष का विकास हो जाएगा, वो असफल नहीं होंगे। अगली जो हेडिंग हमारी कहती है वो है अनार्थिक प्रतिस्पर्धा की समाप्ति। अनार्थिक प्रतिस्पर्धा, अनार्थिक प्रतिस्पर्धा की बैंक क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे यहाँ पैसा जमा करें और बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा लोन देने की कोशिश करता है। इसके लिए उनके बीच में अनार्थिक कंपटीशन बन जाता है, अनइकोनॉमिक कंपटीशन बन जाता है। तो इस प्रकार के कंपटीशन से बैंकों को बचना चाहिए और यदि इस प्रकार के कंपटीशन से बैंक बचते रहेंगे तो संभव है कि बैंकिंग व्यवस्था में सुधार अपने आप होता चला जाएगा। पर्याप्त नगद कोष से क्या मतलब है, यहाँ पर्याप्त नगद कोष की बात हम लोग जो कर रहे हैं कि बैंकों के पास पर्याप्त नगद कोष होना चाहिए। पर्याप्त नगद कोष
ऐसा नगद कोष कि जब जनता को पैसे की जरूरत हो, जब जनता को पैसे की रिक्वायरमेंट हो, तो बैंकों के पास उतना पैसा होना चाहिए कि वो जनता की आवश्यकताओं को समय रहते पूरा कर सके। मंदी आने पर या कोई संकट काल आने पर यदि जनता अपना पैसे की डिमांड करेगी और बैंकों के पास पैसा नहीं मिलेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, बैंक असफल हो जाएंगे। तो बैंक असफल हो जाए, असफल ना हो, इसके लिए बैंकों को अपने पास लगभग पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए। इसके लिए आरबीआई ने कुछ नियम कानून बनाए हैं कि भाई टोटल जमा धनराशि का लगभग 20% आपके पास कैश अमाउंट में होना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आप लोगों की आवश्यकता या जरूरतों को समय समय पर पूरा कर सके। तो इस प्रकार की जो हेडिंग है, इन्हें चारों पॉइंट्स को एक बार लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये अगली जो हेडिंग है हमारी, इन हेडिंगों को भी कुछ ध्यान में रखने की कोशिश करनी है। ये लगभग 4 हेडिंग और हैं आप लोगों के सामने, 8 हेडिंग आप लोगों ने पढ़ ली है। और ये नंबर 9 पर एक हेडिंग है, संयुक्त परिषदों का निर्माण। ज्वाइंट काउंसिल बनाने की कोशिश करनी है। यदि बैंकों के किसी 2 या 3 कर्मचारियों के बीच कोई आपसी विवाद, कोई झगड़ा या 2 शाखा विशेष के बीच कोई समस्या खड़ी हो जाती है, तो उन समस्याओं को, उन टेंशन को खत्म करने के लिए, उन समस्याओं को खत्म करने के लिए एक संयुक्त परिषद का निर्माण होना चाहिए। इस संयुक्त परिषद में जो लोग शामिल होते हैं, जिन लोगों को शामिल किया जाता है, वो उचित अनुभव वाले होने चाहिए और वरिष्ठतम अधिकारी होने चाहिए। और संयुक्त काउंसिल के द्वारा, जो संयुक्त परिषद है, उसके द्वारा किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट को, किसी भी प्रकार के विवाद को निपटाने की उन्हें शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। और उनके पास इतनी शक्ति भी होनी चाहिए कि जिन 2 लोगों के बीच, जिन 2 संस्थाओं के बीच अगर कोई झगड़ा या कोई डिस्प्यूट हुआ है, तो परिषद के द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय उन दोनों पार्टियों के लिए मान्य होगा। तो इस प्रकार की संयुक्त परिषद के बन जाने के कारण बैंकों या बैंकिंग शाखा विशेष पर जो डिस्प्यूट होते हैं वो आसानी से खत्म किए जा सकते हैं। अगली हेडिंग है उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था। प्रशिक्षण यहां पे हम लोग कह सकते हैं ट्रेनिंग की बात करेंगे। अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देंगे टू मैनेजर, जो प्रबंधक है, प्रबंधक को भी देंगे, एज वेल एज एम्प्लॉयज को भी देंगे। जो एम्प्लॉय है या कोई भी कर्मचारी है बैंक का, उन सभी को जो है विशेष रूप से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। अगर प्रशिक्षण सही समय पर सही प्रशिक्षण मिल जाए, तो बैंकों में जो कार्य करने की जो प्रणाली है या जो उनकी एफिशिएंसी है, लोगों की जो कार्य कर रहे हैं, जो कर्मचारी है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है और शाखा विशेष पर नुकसान नहीं होता या किसी बैंक के असफल होने के जो चांस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अगली जो हेडिंग है वो है बैंकों के लिए सरकारी सहयोग। सरकारी सहयोग की बात मैंने पहले भी की है कि यदि कोई बैंक पर कोई विशेष समस्या आ जाती है, तो उस बैंक को बचाने के लिए वहां सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जिससे बैंक की असफलता या बैंक के असफल होते हुए को बचाया जा सके। यदि कोई बैंक किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या है? यदि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, जाने के लिए रोड ठीक नहीं है या जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है, तो सरकार को उस क्षेत्र में उन मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करना चाहिए, जिससे बैंकिंग व्यवस्था या बैंकिंग जो बातें हैं या बैंकिंग शाखा है वो वहां समय रहते पहुंच सके या वो सुविधाओं को बैंक ग्रामीण क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचा सके। उस बात का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। नवीनतम कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग। आजकल बैंकिंग कोई भी शाखा विशेष है बिना कंप्यूटर के नहीं चलती। पहले का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, जब रजिस्टर में लिख लिख कर या कोई डॉक्यूमेंट या बही खाता बना बनाकर सब चीजें चलाई जाती थी। तो बैंकिंग शाखा विशेष पर बिना कंप्यूटर के काम ना हो, तो बैंकों को क्या है कि वो ज्यादातर उपयोग किस चीज का करें? कंप्यूटर का करें, जिससे पेपर लेस कार्य हो, पेपर की खपत कम होगी, एफिशिएंसी ज्यादा आएगी, त्रुटि कम होगी और काम को करने में समय कम लगेगा। तो इस प्रकार की लगभग 12 हेडिंगों के द्वारा हमने आपको समझाने की कोशिश की कि भाई हम भारत में बैंकिंग व्यवस्था में कैसे कैसे सुधार ला सकते हैं। संभव है इसके अलावा भी सुधार के जो पॉइंट्स है आप लोगों के पास हो सकते हैं या कोई अन्य व्यक्ति
आप लोगों को इनके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा भी बता सकता है, लेकिन फिर भी ये 12 पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठे करने की कोशिश की है और आपको समझाने की कोशिश की है कि किसी शाखा विशेष पर हम लोग कैसे कैसे सुधार कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारे YouTube चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको समय रहते मिल सके। धन्यवाद।